नौजवानों, क्या आप मुझे सुन सक रहे हैं? ठीक है सर, बेस्ट हो गया। चलें सर, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। अगर आप रहें मुझे सुन, तो हम जो है बिस्मिल्लाह करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम आज की क्लास की इब्तिदा करते हैं। और जो है इब्तिदा करते हुए इब्तिदा करते हुए हम सर आज की क्लास के अंदर, जी जी स्क्रीन अभी आपको अभी मैंने वो किया ही नहीं है। तो इब्तिदा करते हुए सर आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले हमेशा की तरह रिवाइज करेंगे अब तक जो पढ़ चुके थे विश को। और फिर जो है स्क्रीन अब आपको नजर आना भी शुरू हो गई होगी प्यारे प्यारे बच्चों, है ना? आ जाए सर, आ जाए। हमने जो है क्लास पढ़े, कल की क्लास सबसे पहले हमने शुरू किया था नॉर्मल कंसोलिडेशन, फिर हम आगे बढ़े थे। और हमने सर इसके केसेस पढ़े थे, हमने एसोसिएट को डिस्कस किया था, फिर हमने जॉइंटली कंट्रोल्ड और जॉइंट ऑपरेशंस को और जॉइंट वेंचर वगैरह को डिस्कस किया, फिर हम आगे बढ़े थे। हमने कल की क्लास में पढ़ा था स्टेप एक्विजिशन के हमारा कुछ नहीं होने से सही है जो है बहुत कुछ हो गया। फिर हम और आगे बढ़ेंगे आज, और आज हम पढ़ेंगे फर्दर एक्विजिशन। अब सर ये फर्दर एक्विजिशन किस कॉन्सेप्ट का नाम है, क्या मस्ती है, क्या भला है? तो आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्दर एक्विजिशन, फर्दर एक्विजिशन को मैं प्यार से कहता हूँ, प्यार से मैं इसको कहता हूँ पैसे की मस्ती। किसकी मस्ती सर? पैसे की मस्ती। देखें सर, पैसा माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के पास है ना? हाँ सर बिल्कुल है। जब पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, अब जैसे पैसा बहुत सारे लोगों के पास है, तो उनके पास मस्ती भी होती है ना सर। जिसके पास कभी कभी थोड़ा पैसा होता है तो कहता है कि भाई पैसा है तो मस्ती क्यों ना करें हम। तो हमने कहा आ जाए भाई, कैसी मस्ती करनी है आपको? तो उसने कहा एक अदद कंपनी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। अब वो कहती है कि भाई जो है हम पैसे से, एक हमारी सब्सिडरी ऑलरेडी है बट हमें उसमें जो है ना किसी और की मुदाखलत नहीं चाहिए। क्या मतलब भाई? उन्होंने कहा हमें अपनी सब्सिडरी के अंदर किसी और की मुदाखलत नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा हम एक कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं, फर्दर एक्वेजिशन आफ्टर कंट्रोल। फर्दर एक्वेजिशन आफ्टर कंट्रोल। भाई हमारा किसी और कंपनी में कंट्रोल तो स्टेब्लिश हो गया बढ़िया है। अब हम उसमें चाहते हैं फर्दर अक्वायर कर ले, तो पहले तो इसके रूल देख लेते हैं। डिक्रीज, अभी करता हूँ हम जो है ब्रेक में ना, मतलब जब हम आपको कुछ देंगे, कुछ सवाल पूछेंगे उस टाइम पे कर दूंगा मैं। हम इसमें देखेंगे सर, आप जब फर्दर अक्वायर करना है, फर्दर का मतलब क्या है? कि सब्सिडरी आपका कंट्रोल था पहले 51% थी, अब आप उसको 71 कर रहे हैं। पहले 60 थी, अब आप इसको कर रहे हैं 80, है ना सर? तो अब आपने कहा कि उसमें आपने एनसीआई कितना डिक्रीज किया, और आपने कहा कैश स्लैश कंसिडरेशन पेड कितनी। तो आपने कहा सर इस केस के अंदर आपने देखना है, अगर आंसर पॉजिटिव है तो गेन है, और नेगेटिव है तो लॉस है। बट ये जो गेन और लॉस है, सही है, ये हिट होगा इन ओसीआई। अब क्यों ओसीआई में क्यों जाएगा? तो स्टैंडर्ड ने कहा देखो भाई ये पैसे की मस्ती है, तुम्हारी ऑलरेडी सब्सिडी थी, अब तेरी 51% थी तो भी तो अपना चला सकता था, अब तूने उसको अपने और करीब कर लिया, 71% बना लिया। तो भाई अब कोई खास जो है ना फर्क तो आया नहीं, तुम्हारा पहले भी कंट्रोल था अभी भी कंट्रोल है। तो जब पैसे की मस्ती है, तो इस केस में उसने कहा कि भाई पीएनएल को इससे ना छेड़ो, और इससे आप जा रिकॉर्ड कर लो एनसीआई में इसका इम्पैक्ट डालो। अब इसकी हम एंट्रीज को भी जरा डिस्कस करते हैं ना सर, जब तक एंट्रीज नहीं आएंगी तो मजा नहीं आएगा। तो हमने कहा वालिद मोहतरम पेरेंट की बुक्स, पेरेंट बुक्स में इसकी एंट्री सिंपल बनेगी जो आप बनाते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट डेबिट, सूदी इदारा क्रेडिट, है ना सर? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। लेकिन सर जो हमारी, किसकी, हमारी और आपकी कंसोलिडेटेड बुक्स हैं, कंसोलिडेटेड बुक्स हैं, उसके अंदर हमने काम क्या एंट्री बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एनसीआई कम होगा तो हम एनसीआई को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। सही है, जो कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं डेबिट की है ना उसको हम क्रेडिट करेंगे।
और अगर हमें लॉस आ रहा है तो ओसीआई को डेबिट करेंगे लास्ट के केस में, और अगर हमें गेन आ रहा है तो ओसीआई को कर देंगे क्रेडिट। सही है सर। तो हम ये वाला जो है बेसिकली ट्रीटमेंट इसका रखेंगे। क्लियर है नौजवानों? तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमने कहा गेन का केस, गेन वंस अगेन। यहां तक हम क्लियर है मेरे बच्चों? तो बढ़ जाएं आगे। अब आगे बढ़ते हुए सर इसकी एक एग्जांपल बना करके करेंगे, है ना? तो हमने कहा अभी जो क्लास में जो चंद लोग बैठे हैं उन्हीं के नाम से एग्जांपल बना देते, तो हमने कह दिया शर्जील, ताकि अमर हो जाओ शर्जील तुम, है ना? मतलब जब तक बच्चे रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह सुनेंगे तो शर्जील जो है उसका नाम याद रखेंगे। शर्जील अली एक होता था, कौन से सेक्शन डी में फर्ग्यूसन के? 80% ऑफ। दूसरा नाम हम ले लेते हैं सात का। सात कौन से सेक्शन ए में? शर्जील ओन्स 80% ऑफ साद लिमिटेड, और ये भी शर्जील लिमिटेड है भाई, शर्जील भैया नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी है। तो हमने कहा शर्जील इज कंसिडरिंग टू अक्वायर, ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। टू अक्वायर फर्दर शेयर्स इन साद लिमिटेड, फर्दर शेयर्स इन साद लिमिटेड, carrying amount of NCI is 20,000 in consolidated SOFP। चलिए सर, ये है हमारे पास सवाल के शर्जील भैया अक्वायर करने जा रहे हैं साद लिमिटेड को, और कैरिंग अमाउंट कितना है? हमने कहा सर कैरिंग अमाउंट है हमारे पास इतना। फिर लूल कुछ दो तीन अजीम हस्तियां जिनके अंदर थी मस्तियां, थोड़ा सा लेट आए, है ना सर? फर्दर एक्विजिशन आफ्टर कंट्रोल में सिर्फ ये देखना है कि पैसे की मस्ती है। हमने कहा एनसीआई में कितना डिक्रीज हुआ, आपने कितना कैश पे किया, अगर आपको फायदा हुआ है तो आपकी इनकम है, और नुकसान हुआ है तो लॉस है। और हमने कहा उस इनकम और लॉस को हम कहाँ लेकर के जाएंगे सर? उस इनकम और लॉस को हम ओसीआई के अंदर, हम ओसीआई के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सर ये पैसे की मस्ती है, ये असल इनकम या वो नहीं है। किसकी मस्ती है? हमने कहा सर ये पैसे की मस्ती है। तो अब आ जाए शर्जील भैया साद भैया के ऊपर हमने एग्जाम्पल बना दी, सही है। अब आ जाते हैं सब की तवज्जो इधर, इसको मैं कह रहा हूँ केस ए। केस ए के अंदर शर्जील, हमने कहा केस ए के अंदर हम आएंगे शर्जील लिमिटेड बाईस होल 20%। मजा क्यों नहीं आ रहा सीखने में? आ पाएगा इंशाल्लाह। शेयर ऑफ एनसीआई फॉर ₹18,000। केस वन में हमने कहा शर्जील भैया ने पूरा 80% शेयर बाई कर लिया एनसीआई का, 20% 18,000 में, ठीक है। तो अब इसकी इंक्रीज इसी हिसाब से बनाऊंगा, पेरेंट बुक्स और कंसोलिडेटेड बुक्स। सबसे पहले हमने वर्किंग की, हमने कहा वर्किंग पे आए, डिक्रीज इन एनसीआई, पूरा एनसीआई खत्म हो गया जो 20,000 का था। और कैश पेड कितना था सर? कैश पेड था 18,000। सॉरी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर आया पॉजिटिव। हमने कहा ये गेन हो गया 2,000 का। अब हमने कहा पेरेंट बुक्स, पेरेंट भैया इसकी एंट्री अपनी बुक्स में बहुत सिंपल,
सही है सर। क्या एंट्री बनाएंगे पेरेंट भैया? इन्वेस्टमेंट डेबिट, सूदी दरा क्रेडिट, कितने से? 18,000। जिंदगी गुलजार है ना। फिर हमने कहा सर दूसरी चीज, कंसोलिडेटेड बुक्स में क्या होगा सर? सब्सिडी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी? नहीं सर, वही बात। पहले शेयर एनसीआई के पास थे, अब हमारे पास आ गए। गाय वाली एग्जांपल याद है? गाय का मालिक चेंज हुआ है, गाय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा हम एंट्री बनाएंगे, एनसीआई खत्म हो गई 20,000 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गई 18,000 से, और ओसीआई जो ये गेन है, मैंने कहा कहाँ जाएगा? ओसीआई 2,000 से क्रेडिट हो गई। तो क्या क्या मैं यहां तक हूं मेरे नौजवानों? खिल यार। चलें सर, इस कदर आसान है ये सवाल। सही है सर, जो भी आया गेन लॉस जाएगा ओसीआई में। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसका केस बी में थोड़ी सी और शरारत डालने की कोशिश करते हैं। हमने कहा सर हम कहते हैं पूरा नहीं एक्वायर किया। केस बी, शर्जील लिमिटेड acquired 5% of NCI share, leaving NCI 15% for rupees 7,000। अब हमने कहा 7,000 रुपए देके उसने पूरा नहीं लिया, टोटल उसके पास 20% थी, और उसने जो 20 का 5, 20 में से 5 मतलब उसके पास 15 छोड़ा, टोटल ओवरऑल का 5% और अक्वायर कर लिया। सही है। एनसीआई के बाद जो 20 था उसमें से उसने 5 लेके एनसीआई को 15 छोड़ा। तब हमने कहा क्या होगा? अब आ जाए सर। हमने कहा डिक्रीज इन एनसीआई। कैसे? हमने कहा सर देखें, 20% पे एनसीआई का अगर 20% था, है ना, 20% था, और उसकी कैरिंग अमाउंट उसने हमें सवाल के अंदर बता दी थी कि 20,000 है ना सर? तो अब हमने कहा अगर इसका मैं हटा दूं, 5% कर दूं, हटा दूं, तो मैंने कहा इसका 5% डिक्रीज हो जाएगा एनसीआई का बुक्स के हिसाब से, जो कि हुआ, सॉरी 25%। तो ये तो हमने कहा 25%, क्योंकि भाई 20% रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो मैं इसको एक दूसरे के यूं भी कर सकता हूँ, 20 ÷ 20 × 5। तो हमने कहा एनसीआई खत्म हो गया 5,000 से, जबकि हमने कैश कितना पे कर दिया? कैश पेड हो गया 7,000। सही है सर। तो 5,000 से मैंने एनसीआई को खत्म किया, 20 ÷ 20 × 5, और हमने कहा सर टोटल हो गया 20,000। चाहिए सर। कल हम स्टोरी टाइम बोल गए थे, मुझे याद दिलाना, अभी हमको आज स्टोरी टाइम भी हम इसका करेंगे, और आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी भी हो, 12 के भी बाद चले, मतलब कल भी खैर 12 के बाद ही चली थी। रीजन बीइंग ये है कि सर सवाल शायद हम जो करेंगे वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, क्योंकि कल मैंने कोई कुछ एडजस्टमेंट छुड़वाई थी, जो कि बड़े मतलब IFRS 9 से, बट मैंने कहा आज वो नहीं करवाऊंगा, आज इंशाल्लाह सारी चीजें करवाऊंगा। तुम लोग को इतने कैपेबल लोगे तो मैं साथ साथ चीजें समझ में आ जाएंगी। ऐसा सर, तो मैंने IFRS 9 और IFRS 15 पर जो एडजस्टमेंट छुड़वाई थी, आज नहीं छुड़वाऊंगा, आज जो भी आएंगी करते जाएंगे। सही है। तो अब आ जाते हैं ओसीआई 2,000 से हमने कर दिया। अब आ जाए सर पेरेंट बुक्स, पप्पा की बुक्स में क्या एंट्री बनी? सिंपल, इन्वेस्टमेंट डेबिट, सूदी दारा क्रेडिट, कितने से सर? हमने कहा 5,000। फिर हमने कहा सर कंसोलिडेटेड बुक्स में जब हम आए हैं, तो एनसीआई में फर्दर एक्विजिशन है, पैसे की मस्ती, है ना सर? पहले ही सब्सिडी थी, अपनी थी, उसको फिर और अपना बनाया। तो हमने कहा एनसीआई को डेबिट किया, सॉरी 5 नहीं 7 से होगा, ओ हो, काट के कर देते हैं 7,000, कहाँ रबर से मिटाएंगे। एनसीआई को हमने सर खत्म किया कितने से? 5,000। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई 7,000 से, और ओसीआई 2,000 से हो गई डेबिट। ठीक है सर। तो क्विकली सर अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाऊं, फर्दर एक्विजिशन इतना ही आसान है। आपकी ऑलरेडी सब्सिडरी थी, और अब आपने उसको मजीद जो है और कंट्रोल रखा, आपने एनसीआई का शेयर और ले लिया। तो हमने कहा अगर सर एनसीआई का शेयर मैंने और लिया, तो मुझे देखना है कि एनसीआई में डिक्रीज कितना हुआ, और मैंने कैश कितना, कंसिडरेशन कितनी पे की, और जो गेन लॉस आएगा, क्योंकि ये पैसे की मस्ती है, तो हमने कहा हम उसको लेकर के जाएंगे
ओसीआई में, ठीक है। इंडिविजुअल बुक्स में पेरेंट वही एंट्री बनाएगा, कंसोलिडेशन में हम ये वाली एंट्री बनाएंगे जो मैंने आपके सामने बनाई हुई है कि एनसीआई को डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ये हमेशा होगा। लॉस अगर आया तो ओसीआई डेबिट हो जाएगी, और अगर गेन आया तो ओसीआई क्रेडिट हो जाएगी। पहली एग्जाम्पल में हमने पूरी एनसीआई को खत्म किया, और दूसरी एग्जाम्पल में हमने पूरी को तो खत्म नहीं किया, हमने थोड़ी सी एनसीआई को हमने जो है रहने दिया, और हम मतलब 15% को रहने दिया, और पहली में गेन आया, दूसरी में लॉस। क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? अरे मुस्तफा, आज कैसे आना हुआ? छोड़ दिया अमीन परानी ने? आ जाए सर। बड़े आगे तो बेटा पढ़ ले, ऑफ सीजन है तो। इसमें नहीं पड़ेगा ना तो दिसंबर के बाद टाइम नहीं मिलेगा, और बूम आंख बंद होगी और जून शुरू। क्या मैं बढ़ूंगा आगे? चलें सर, अब हम सवाल की तरफ आएंगे। सवाल नहीं कमाल है, कमाल नहीं बेमिसाल है। और सवाल है हमारे पास कौन सा? कौन सा? तैमूर। सही है सर, तैमूर। अब तैमूर पे हम आए, और हमने कहा सर तैमूर की सबसे पहले जो हमारा तरीका कार है, तरीका वारदात है, हम उससे क्या करेंगे? रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द 31 दिसंबर 2015। अब आ जाए सर, सवाल को देखें। सबसे पहले करने का तरीका क्या होता है? क्विकली सवाल को हम स्किम करते हैं, फिर हम देखते हैं उसके अंदर जो आसान पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ बातें FAR 2 लेवल की भी हैं, कुछ बातें FAR 2 से हटकर भी होंगी, बड़ी भी होंगी, लेकिन इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो होगा फर्दर एक्विजिशन। आ जाए पढ़ते हैं। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ तैमूर, ये 2016 का सवाल है। आपके पास्ट पेपर का 2016 देखें, 9 जून 2016, जब तुम जो है स्कूल के अंदर अटखलियां कर रहे थे, सही है सर, तब ये पता नहीं कौन सी 8 में हो गए, 9 में हो गए, तब ये सवाल पूछा गया, सही है। तो उस टाइम पे क्या बच्चों के जज्बात थे, देखते हैं। द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ तैमूर होल्डिंग एंड इट्स सब्सिडियरी जफर होल्डिंग एज 31 दिसंबर 15 आर एस फॉलोज। पीपी दिया हुआ है ZFL का। द फॉलोइंग इन फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 1 जनवरी 2015 THL acquired 60% शेयर एट फॉलोइंग कंसिडरेशन। पेमेंट ऑफ कैश दे रहे हैं 200 मिलियन की, 100 मिलियन वर पेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड द बैलेंस इज पेबल ऑन 31 दिसंबर 2016। क्विकली अगर तुम FAR 2 की नॉलेज को करो रिवाइज, तो हमने कहा सर FAR 2 के हिसाब से, FAR 2 के हिसाब से क्या होगा सर? FAR 2 के हिसाब से हमने कहा ये डेफर्ड कंसिडरेशन है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। फिर कह रहा है transfer of one of THL or issuance of 28.5 million of THL share on the date of purchase. The market price of shares of THL and ZFL were 11.5 and 16.5। अपने शेयर ले लें 28.5 दे रहे हैं, और ऑन दी डेट ऑफ परचेज हमारे शेयर की वैल्यू थी 11.5। सर ZFL की शेयर की वैल्यू हमें क्यों दे रहा है? कोई बच्चा कुछ रिकॉल कर पा रहा है? बिल्कुल ठीक, फेयर वैल्यू ऑफ NCI। बिल्कुल ठीक है निकालने के लिए। अब आओ, अगला चीज बहुत सिंपल है। ये कह रहा है ट्रांसफर ऑफ वन ऑफ THL's फ्री होल्ड लैंड्स हैविंग कैरिंग वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ 46 मिलियन एंड 54 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ओ हो, ये एडजस्टमेंट भी FAR 2 लेवल पे पूछ चुका है। तो कहा हमने एक अपनी जमीन भी ट्रांसफर कर दी, कैरिंग वैल्यू उसकी 56 थी, और हम जो है फेयर वैल्यू जो है 54 मिलियन थी। अब मुझे बताएं सर, जब हम वर्किंग करेंगे गुडविल की तो उसको 46 पे लेंगे, 54 पे लेंगे? 'नौजवानों जॉगिंग ऑफ माइंड', दिमाग चलाओ। बिल्कुल ठीक है सर, 54। भाई हमने कहा कैरिंग वैल्यू तो बुक्स में थी 54। अब यहां से अगर आपको याद हो कि ना याद हो, सर क्या इस वाली पॉइंट का कोई CRD पे इम्पैक्ट जाएगा? हाँ जी। यस सर, बिल्कुल जाएगा, है ना सर?
सीआरई पे हमने कहा फेयर वैल्यू गेन 8 का, 9 का नहीं बेटा, लगता है गलती से एक आपका ज्यादा बटन 8 की जगह 9 वाला टाइप हो गया। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यही नहीं अभी और भी है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द रिटेन अर्निंग्स एंड अदर रिजर्व वर रुपीज 299 million एंड रुपीज 26 million रिस्पेक्टिवली, वेयर एज सर रिटेन अर्निंग्स भी और अदर रिजर्व भी हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स वर द सेम एज देयर कैरिंग अमाउंट एक्सेप्ट अ पीस ऑफ फ्री होल्ड लैंड, whose fair value was assessed at rupees 16 million above its carrying amount, ठीक है। Further, a contingent liability of 18 million was disclosed in the financial statement on the acquisition date. THL's legal advisor estimated that the advisor at that time estimated that ZFL would be liable to pay rupees 6 million to settle the claim. अब बताएं सर, ZFL 6 मिलियन जो है ना उसको क्लेम को सेटल करने पे लगाएगा, ठीक है। अब मुझे बताएं इसका क्या करूंगा, 6 पे रिकॉर्ड करूंगा, 8 18 पे, या नहीं करूंगा? 6 या 18? 6 पे रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है, सब बन गए माशाल्लाह चीते और सभी हैं जीते। अब आ जाए, मजीद बढ़ूंगा आगे और शदीद बढ़ूंगा आगे। फिर कह रहा है एन एरर हैड बीन मेड in recording the transaction related to transfer of land due to which the land is still appearing in THL's books, whereas profit and loss account had been credited by 2054 million। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस पॉइंट का मतलब समझते हो क्या है? इसने कहा हमने एंट्री बना दी इंडिविजुअल बुक्स में, इन्वेस्टमेंट डेबिट 54, पीएनएल क्रेडिट 54, ओके, हमने प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लिया आइडियली। ये हो गई एंट्री मेड, ईएम एंट्री मेड है ना सर। वन लॉक का फायदा ये, वहीं पे काम कर लो है ना। शुड बी मेड क्या होनी चाहिए थी? गॉड से अगर तुम देखो, किससे देखो? गॉड। तो सर गॉड से शुड बी मेड होनी चाहिए थी, इन्वेस्टमेंट 54 से ही होनी चाहिए थी, पीपी 46 से, और गेन ऑन डिस्पोजल 8 से, ऐसा ही है, यही होनी चाहिए थी। तो अब आपने कहा गलती है, भन मार दिया उसने, 54 से रिकॉर्ड कर लिया, तो ये भन कौन करेगा सही? तुम, है ना सर। अब आ जाते हैं अगला पॉइंट, द फेयर वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2015, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम साल भी हमारा कब का है? 31 दिसंबर 2015, ऐसा ही है। हाँ सर, और बिल्कुल साल के आखिरी दिन A further acquired 20% shares were acquired in ZFL for a cash consideration of 260 million which was paid immediately। हमने कहा साल के आखिरी दिन हमने मजीद 20% शेयर अक्वायर किया 260 रुपए में, और वो हमने फौरन से पहले पे कर दिया। किससे पहले? फौरन से पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरा एक यहाँ पे एक मासूमाना सवाल है, सब बच्चे सवाल को देखें। साल के आखिरी दिन कह रहे हैं, मुझे बताओ सोना के अंदर मैं जो सोना बनाऊंगा, देखे ना, अब इसके बाद हम यहाँ पे इसकी बनाना शुरू कर देंगे सोना, है ना सर। सवाल का नाम है, क्या नाम है भाई सवाल का? तैमूर भैया, समर 16। इसके अंदर जब भी हम सोना बनाएंगे, हमने कहा चलो पहला पेज तो हम छोड़ देते हैं बैलेंस शीट के लिए, फिर यहाँ पर जब आके हम बनाएंगे इसकी सोना वर्किंग वन में। तो मेरा एक सवाल है आप हजरात से मासूमाना, सोना के अंदर हमने कहा एक्विजिशन डेट लूंगा, रिपोर्टिंग डेट लूंगा, सही है। एक्विजिशन डेट क्या होगी? मैंने कहा एक्विजिशन डेट हो जाएगी मेरी भैया 1 जनवरी 15, सही है। रिपोर्टिंग डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 15, है ना। अब मेरा एक सवाल है, यहाँ तो जिंदगी गुलजार है। अगर सर यहाँ पर ये मुझे कह देता कि मैंने फर्दर अक्वायर 31 दिसंबर 15 को नहीं किया, ये जो है ये कहता कि मैंने अक्वायर किया है फर्दर लेट्स से 30 जून 15 को, तो मुझे बताओ सोना के अंदर अभी भी मैं 2 कॉलम बनाता या मैं 3 कॉलम बनाता? 2 कॉलम बनाता या 3? सब बच्चे केजेस वाले पे, सर 3 बनाता। क्यों सर? क्योंकि सर जब मुझे पोस्ट एक्विजिशन शेयर देना होता ना मेरा बच्चा, अब आप देखें अगर वो वाला केस होता ना,
तो मैं 3 कॉलम बनाता, और वो 3 कॉलम ऐसे होते कि मैं कहता भाई एक्विजिशन डेट सपोज करो 1 जनवरी 15, फिर मैंने कहा फर्दर एक्विजिशन डेट FAD 30 जून 15। तो मैं क्या करता, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरी होल्डिंग थी, सही है, सवाल के लिहाज से, सवाल के अनुसार मैंने जब फर्दर 20% शेयर एक्वायर कर लिया NZFL, और पहले 60 था, तो यहाँ तक के हिस्से को मैं 60% शेयर लेता, और यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में मैं 80% शेयर लेता। ठीक है सर, डिफरेंस पे। क्यों सर? क्योंकि 30 जून 15 को मैंने कहा तो 6 महीने पे मेरा 40% का हक है, और अगले 6 महीने पे मेरा जो है उसका 6 महीने पे मेरा 60% का हक है, और अगले 6 महीने पे 80% का हक है। सही है सर। तो मैंने कहा एनसीआई जो है वो हमारा क्या हो जाता सर, शुरू के 6 महीने में उसमें एनसीआई को भी वो करते हैं कि हम कहते हैं शुरू के 6 महीने में एनसीआई भैया तुम जो है हो गए आपका 20%, और फिर आखिरी के 40%, फिर आखिरी के 20%। सही है सर। बट क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर हो गया स्वीट, और उसने क्या कर दिया, उसने हमसे साल के आखिरी दिन जब फर्दर अक्वायर किया, तब हमने कहा सोना अगर हम 2 कॉलम की बनाएंगे तो हम एक साथ डिफरेंस वाले कॉलम पे पोस्ट एक्विजिशन में पूरा साल हमारा 40% हक रहा, तो हम अपने आप को 40% ही लेंगे, और एनसीआई और 60% देंगे, और एनसीआई को 40% लेंगे। क्या मैं क्लियर हूँ सर इस पॉइंट में? यस और नो? सीसी लिख दें अगर क्लियर है तो आप। सर अगर मैंने सोना को, सही है सर, बीच में लर्निंग आउटकम लिखें, बल्कि इसका लर्निंग आउटकम लिखें, लर्निंग आउटकम के तौर पे सवाल में लिख लें, इफ फर्दर एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर, इफ फर्दर एक्विजिशन मिड ऑफ द ईयर देन सोना विल बी ऑफ 3 कॉलम। पहले सर आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा सोना पे, तो चले हम सोना एक्विजिशन डेट और डिफरेंस। फिर कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अपियरिंग इन ZFL फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज 31 दिसंबर 15 वॉज ₹15 million। दीज इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर फेयर वैल्यू। सही है सर। अब आते हैं, ये किसकी बात कर रहा है, बोला ZFL की बुक में कुछ इन्वेस्टमेंट है, कितने पर रिकॉर्डेड है, 10 पे। पेरेंट के हिसाब से इनकी फेयर वैल्यू 10 नहीं, इनकी फेयर वैल्यू है 15, 31 दिसंबर पे। सब्सिडी ने अपने पास रीवैल्यू नहीं किया, पेरेंट के हिसाब से 15 है, तो क्या हम रीवैल्यू करेंगे, यस और नो? यस सर। तो चले सर, एक छोटा सा काम मैं आपको देखता हूं। यहां तक का सवाल मैंने आपको दे दिया है, और आप लोग जब तक मैं इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट खड़ा करता हूं, सवाल आप लोगों के सामने है पूरे का पूरा, है ना सर? और मैं इसकी बैलेंस शीट का जब तक फॉर्मेट खड़ा करता हूं, आप लोगों ने क्या करना है सर, आप लोगों ने इस सवाल की सोना बना लेनी है। सोना बनाए इस सवाल की सोना, और फिर अगर हो सके तो गुडविल भी निकालें। जी मेरा बच्चा, आपको बनानी है सोना, जब तक आपको बताए मैं करूंगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार अपने पास, ताकि हमें टाइम हमारा एंड में बच भी जाए, सेफ हो जाए ना।
जी मेरा बच्चा, हो गई सोना? आप सबने इंशाल्लाह पास होना, इसीलिए सबसे पहले आप बनाएंगे सोना। चलें सर, अगर आपकी हो गई है सोना, अब मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 को छोड़ा है। 4 का ताल्लुक IFRS 9 से है। ये जो है थोड़ी सी वो भी हुई है, इसमें वाटर मार्क भी है, बट मैं आपको सच सच सही से पढ़ के बता दूंगा, ठीक है। और फिर हमने कहा हाँ, इसी तरीके से सर जो 3 तक का ताल्लुक इनसे था। फिर ये कह रहा है कि THL वैल्यूज NCI बिफोर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मेंशन, ये उससे इम्पेयरमेंट भी आ गई और रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है। इसके कॉन्सेप्ट आता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा था सोना बनाते हैं, आ जाए। तो सर ये मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार किया, इसके ऊपर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले हम आगे वर्किंग 1, पास है होना तो बनानी है सोना, है ना सर। अब आ जाए, सब होंगे मेरे साथ। रिपोर्टिंग डेट, एक्विजिशन डेट, ये डिफरेंस। हमने कहा सर अब आते हैं सोना बनाते हैं। शेयर कैपिटल गिवन है 600 से 600 से डिफरेंस 0। रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है सर? 442, 442, और हमने कहा 299। अदर रिजर्व्स के बारे में क्या बोले ये महाशय? 137 से 96, है ना सर। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। 111। अब आते हैं सर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड। इसने हमें बता दिया, क्या बताया इसने? कहा जमीन जो थी आपकी, सही है, except a piece of whose fair value exceeded by 16 million above its carrying amount, further a contingent liability of rupees 18 million was disclosed, और जो कि अच्छी थी। तो हमने कहा फेयर वैल्यू लैंड आ गई कितनी? 16, 16, डिफरेंस 0। कंटिंजेंट लाइबिलिटी 6 का नेगेटिव, 6 का नेगेटिव। और सर यहाँ पर कोई और चीज आएगी? मुझे बताओ, कोई और चीज आएगी? यहाँ तक तो आई होप सब पहुंच चुके होंगे, है ना सर। कोई और चीज? फेयर वैल्यू गेन IFRS 9 कितने से आएगा? 5 से, है ना सर। सर फ्री होल्ड लैंड वाला CRE पेरेंट ने अपनी दी है, यहाँ पर नहीं आएगी बेटा। तो मुझे जरा जल्दी से बता दो, सोना का टोटल एक्विजिशन डेट कितना है बाबा, कितना है? 935। तो डिपोर्टिंग डेट 1194 और 259 का आ गया, ऐसा ही है। चलें सर, सोना तो आ गई हमारी। सोना के बाद अगली चीज क्या करते हैं हम? गुडविल। लेकिन यहाँ पर गुडविल की भी वर्किंग में यहाँ पे करूंगा, और गुडविल के साथ साथ हमने कहा सर हम NCI की भी करेंगे, और यहाँ पर हम शुरू कर देंगे CRE की वर्किंग। और CRE की मतलब ग्रुप रिजर्व का नाम लिख के हम इसमें CRE भी डाल देंगे, अदर रिजर्व भी, OCI वाली, क्योंकि अदर रिजर्व का मतलब है यहाँ पर OCI वगैरह। ग्रुप रिजर्व में गए, हमने कहा CRE, क्योंकि यहाँ पे जमीन की भी जो एंट्री है ना, जमीन की भी एंट्री है, वो कितनी? हमने कहा CRE और अदर रिजर्व, एस हम कह सकते हैं OCI भी। आ जाए जी, आ जाए। सवाल के लिहाज से सिर्फ पेरेंट क्या आएंगे, अभी मैंने लिख लिया पेरेंट, ठीक है। 1066 और 102। अब सब बच्चे प्यारे और अच्छे मुझे बताएं, ये जो लैंड वाली चीज थी इसको पहले सही कर लेते हैं ना कंसिडरेशन में, ताकि हमने कहा आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट 54, 54, और हमने कहा सर ये हो गया 154। अब मुझे बताएं करेक्टिंग एंट्री क्या होगी?
क्या होगी करेक्टिंग एंट्री? चलो हमने कहा देखें, इन्वेस्टमेंट सही डेबिट हुई, सही डेबिट हुई। पीपी को क्रेडिट होना चाहिए था 46 से, और पीएनएल को 8 से, हो गया उल्टा, पीएनएल हो गया 54 से। तो करेक्टिंग एंट्री इसकी होगी पीएनएल डेबिट, पीपी क्रेडिट 46। मैंने यहाँ से किया और मैंने 46 माइनस किया, और इसका दूसरा इम्पैक्ट आ गया बैलेंस शीट में, और मैंने कहा हाथ के हाथ मैंने डाल दिया माइनस का 46। बैलेंस शीट में जो भी सोना वाली चीजें आ रही हैं उनको भी मैंने डाल दिया। मैंने डाला हाथ के हाथ ना, यही तो तरीका है सर, हम इसी तरीके से तो पेपर में 16 का मैंने कहा सोना के ऊपर फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी का गेन था, 5 का इन्वेस्टमेंट पे गेन था, और लाइबिलिटी मेरी आ रही थी, करंट लाइबिलिटी कह रहे हैं या कंटीजेंट लाइबिलिटी थी, हम इसको कह सकते हैं 6 की आ रही थी, ठीक है। हमने इसको डाल दिया फॉर एग्जाम्पल करंट के अंदर, कि भाई ये पहले साल नहीं है, अगले साल तो हो ही जाएगी। तो ये सर ये मैंने सोना वाली एडजस्टमेंट भी घुसा दी इसके अंदर। अब आ जाते हैं गुडविल में। तो हमने कहा सर फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में सबसे पहले हम ले लेंगे जमीन, लैंड हमने ले ली 54 पे। सही है सर। अच्छा, हम सीआरई के अंदर, क्योंकि गेन जो है हमारा हमने 46 से ये रिवर्स कर दिया, लैंड हमने ले ली 54 से। फिर हमने कहा सर अगली चीज हम क्या लेंगे गुडविल के अंदर। हमने कहा सर अगली चीज जो गुडविल के अंदर आएगी, जल्दी बताओ क्या आएगी। कैश। कैश कितना पे किया हमने अभी सर, ये हमें बता रहा है सवाल में कि भाई ये कह रहा है पेमेंट ऑफ 200 मतलब 100 million वर पेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एंड द बैलेंस अमाउंट इज पेबल। कब है वो पेबल? ऑन 31 दिसंबर 16। कब पेबल है सर? 31। एक मिनट देना बच्चों, एक मिनट में चार्जर ऑफ कर लूँ। चलें सर, बैलेंस अमाउंट पेबल 31 दिसंबर 16, हमने 1 जनवरी को अक्वायर किया, मतलब 2 साल के बाद। तो हमने कहा सर प्रेजेंट वैल्यू उसकी ले लेंगे। हमने कहा कैश आ गया 100 का, डेफर्ड कंसिडरेशन भैया कितने की आई? 100 डिवाइडेड बाई कोई रेट इसने हमें बताया है कि जो है भैया बैलेंस अमाउंट इज पेबल ऑन दी 31 दिसंबर 16। क्या इसने हमें कोई रेट बताया कि डिस्काउंट रेट इतना यूज करना है? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, है ना सर। तो हमने कहा इसको ले लेंगे डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2। बताओ भाई कितनी आ रही है? 82.64, ऐसा ही है? यस सर ऐसा ही है। और हमने कहा आगे आते हैं। अब मेरा एक मासूमाना सवाल यहाँ पर एक और भी है सर, क्या ये कंसिडरेशन रिकॉर्डेड है कि नहीं है? मुझे बताओ, ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन है ये रिकॉर्डेड है कि नहीं है? जल्दी बताओ जल्दी। भाई डेफर्ड कंसिडरेशन हम दे रहे हैं 200, 100 लिखा है, 100 जो है डेफर्ड कंसिडरेशन, क्या ये रिकॉर्डेड है बुक्स के अंदर? सवाल में क्या ऐसी कोई डिटेल दी हुई है? जरा पढ़ के मुझे बताओ कि रिकॉर्डेड है कि नहीं रिकॉर्डेड है। तो सर अगर कोई डिटेल नहीं दी हुई तो बाय डिफॉल्ट लर्निंग आउटकम लिख लो, बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज अज्यूम ऑल द कंसिडरेशन पेड इज रिकॉर्डेड। बाय डिफॉल्ट भी अगर वो नहीं लिखता तो हमें बताता कि भैया मैंने रिकॉर्ड नहीं की, तुम लिख दो। इसने क्या कहा? नहीं बताया तो हम अज्यूम करेंगे बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज अज्यूम ऑल द कंसिडरेशन पेड इज रिकॉर्डेड। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, और ये सही अजम्पशन है, पेपर में हमेशा ये लेनी कि ऑल द कंसिडरेशन पेड इज रिकॉर्डेड। आ जाए। बड़े आगे हमने कहा सर डेफर्ड कंसिडरेशन हो गई हमारे पास
82.64। अब हम आएंगे शेयर्स के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे सर? अब हम आएंगे शेयर्स। तो भैया शेयर्स की कंसीडरेशन कितनी है मेरे पास? जरा शेयर्स की अमाउंट निकालो कितनी आ रही है। जब तक मैं दूसरा चार्जर भी लगा दूं, दूसरे चार्जर को भी लगाने की जरूरत पेश आ गई। दूसरा लैपटॉप के भी वेट करो 1 मिनट, और शेयर्स की अमाउंट निकालो। हाँ मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, मुझे बताओ शेयर्स की अमाउंट कितनी आई? 327.75। हमने कहा कैसे पता? 28.5 मिलियन हम दे रहे हैं अपने शेयर्स। ठीक है सर, और एक शेयर की वैल्यू है 11.5। कुछ नहीं बताया, अज्यूम करना, ये भी रिकॉर्डेड है। 28.5 इंटू 11.5 कितना हो गया भाई? कितना हो गया भाई? 327.75। ये तो हमने कहा सर हमारे हिस्से की हो गई, जिसको अगर आप टोटल करें तो ये कितना बन रहा है? 564.39। सही है सर। हमने कहा ये हो गई हमारे हिस्से की इन्वेस्टमेंट। हमारे हिस्से की, किसके हिस्से की? हमारे। अब हमने कहा कि सर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी निकालते हैं भाई। कितने की आ गई फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई? अभी निकाल लेते हैं सर। हमने कहा एनसीआई के पास कितने शेयर हैं? 10 रुपए का एक शेयर है, 600 मिलियन का शेयर कैपिटल था। 60 में से 60% हमारे पास है, तो इसका मतलब है 40% हुए उसके पास। तो हमने कहा अभी निकाल लेते हैं भैया एनसीआई आप कितने के हो। एनसीआई ने कहा 600 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 40%, और हमने कहा एक शेयर की वैल्यू चल रही है आपकी 16.5, है ना सर? यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। 16.5। तो यह आ गया हमारे पास NCI 3। कितना आ रहा है नवल? 96। टोटल हमने कहा कितनी हो गई भैया? नवल वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। 960.39। समझे? यस सर, 960.39। और हमने कहा इसमें से माइनस कर देंगे लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट वाले एसेट्स, जो कि हमने ऊपर निकाल लिए सोना में, और वो थे 935। तो गुडविल कितनी आ गई? 25.39। ऐसा ही है गुडविल। चले सर आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल तो पूछ सकता है, बाकी लोग लिख दें सर। अगर कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको छोटा भी कर ताकि आप देख लें। सीसी लिख दें अगर सवाल नहीं है तो। चलें सर, अब आते हैं, यही नहीं अभी और भी है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी शायद समझ पाए इसको। बिफोर एक्विजिशन ऑफ फर्दर शेयर, ये लाइन का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्दर एक्विजिशन से पहले, एज मेंशन्ड इन पैरा 2, ये मैं बताऊंगा जब हम फर्दर। एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरीड आउट ऑन 31 दिसंबर 2015 फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। द टेस्ट इंडिकेटेड दैट रिकवरेबल अमाउंट, अब हमें दे रहा है इम्पेयरमेंट की अमाउंट 1210। अब वही इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हमें उठाने हैं रिपोर्टिंग डेट पे।
फिर हमें जो है उन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट जो रिपोर्टिंग डेट के हमारे हिसाब से बनते हैं उसमें गुडविल को ऐड करना है, और फिर हमें उठा लेना है कि भैया रिकवरेबल अमाउंट कितना था, तो आ जाए। अब हम फिर से हमने कहा सोना के हिसाब से हम, अगर मैं इसकी इम्पेयरमेंट की वर्किंग करूँ, इम्पेयरमेंट वर्किंग, तो आपने कहा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, 1194, और आपने कहा गुडविल कितने की आई थी। अब क्योंकि सर ये गुडविल फुल गुडविल मेथड है हमारा और सब्सिडी दोनों का, तो 25.39, टोटल वैल्यू नवल कितनी हुई, 1219.39 है ना सर, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 1219.39, और हमने कहा रिकवरेबल अमाउंट कितना आ गया, रिकवरेबल अमाउंट 1210। गुडविल कितनी आ गई, 39, सॉरी, 9 इम्पेयरमेंट आ गई, 9.39 की आ गई इम्पेयरमेंट, है ना सर। तो इम्पेयरमेंट आ गई 9.39, तो मैं अगर इसमें इम्पेयरमेंट डाल दूं 9.39 की, तो गुडविल कितनी बची, 16। तो हम गए और हमने ऊपर जाकर सबसे पहले यहाँ पर टिका दी गुडविल 16। अब आगे आते हैं, कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, नौजवानों कॉपी नहीं, कॉपी करने का टाइम आराम से, शायद जरूरत ही अब तुम्हें ना पड़े। अब आते हैं एनसीआई, सर ने हमारा ईमान बना, वैसे हम एनसीआई पहले करते हैं, हमने कहा जगह नहीं भरी तो हम यहाँ पर आते हैं। ईमान बना हुआ है कि जब फुल गुडविल मेथड होगा तो एनसीआई में तीन ही चीजें आएंगी, फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन, जो कि हमने गुडविल की कैलकुलेशन में देखी 396 आई। फिर हमने कहा पोस्ट एक्विजिशन शेयर, कितना आया नौजवानों, अगर तुम मेरे साथ हो तो 259 का दे दूंगा इसको 40%, ऐसा ही है सर, क्योंकि पूरा साल 40 रहा है, साल के आखिरी दिन ये 20 हुआ है। तो मैंने कहा भैया पोस्ट एक्विजिशन शेयर तो अपना पकड़, 259 का 40%, 103.6। और हमने कहा इम्पेयरमेंट का, सर ने कहा भाई तीन चीजें ही आती हैं एनसीआई के अंदर अगर फुल गुडविल मेथड है, 9.39 का कितने परसेंट, 40%, कितना हो गया, 3.756, तो हम 3.76 कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास एनसीआई, भैया बताओ कितना हो रहा है टोटल एनसीआई, 495.84। सर क्या इसको बैलेंस शीट में लिख दूं, नहीं अभी नहीं लिखूंगा, क्योंकि सर इसमें डिक्रीज भी आएगा, इसके अंदर डिक्रीज भी आएगा, है ना सर, तो इसके अंदर जो डिक्रीज आएगा उसको भी मुझे देखना होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। तो चले सर, अभी तो मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बट मैंने कहा सर पहले मैं जाता हूँ और नॉर्मल तरीके से इसको भी, बेचारे सीआरई वाले भैया को भी मैं पोस्ट एक्विजिशन शेयर और ये सब चीजें दे देता हूँ ना। मैंने कहा भाई तुम्हारा भी है कि तुम भी पोस्ट एक्विजिशन शेयर लो सीआरई। पोस्ट एक्विजिशन शेयर, अब सुनिएगा, यहाँ पर हमें दो चीजें करनी है, सबकी तवज्जो इधर, मैं यहाँ पर आपको एक बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। अब सर देखें यहाँ पे अदर रिजर्व भी है और ये भी, हमने सोना में तो दोनों को एक साथ लपेट दिया, और जरूरत भी थी हम लपेट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जब सीआरई और उसकी बात करेंगे तो हम इसका शेयर एनसीआई को भी हम एक साथ दे सकते हैं। एनसीआई में भी बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन अदर रिजर्व और सीआरई में हमें अलग अलग करना है। तो सीआरई का पोस्ट एक्विजिशन शेयर 148 का है, 143+5, और इसका अलग है 111, है ना सर, इन दोनों को मिलाकर के बनता है 259, तो हम दोनों का शेयर अलग अलग देंगे। यहाँ पर हमारे सीआरई में हमने कहा भैया तुम लो 148 का 60%, और तुम लो 111 का 60%। अब जरा मुझे बताओ कितना हुआ, 111 का 60%, तो आई थिंक 66.6 ही होगा, ओके, 88.8, ठीक है सर।
फिर हमने कहा सर इम्पेयरमेंट का हिस्सा भी तो दे दें, इम्पेयरमेंट का भी हिस्सा देते हैं। इम्पेयरमेंट का हिस्सा आ गया 5.6, कैसे पता सर? 9.39 का हमने कहा 60%, तो 5.6 कितना आ रहा है भैया? अगर ये 3.76 है तो ये 59 आ रहा है हमारे पास। नहीं, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, 5 आ रहा है? नवल, इम्पेयरमेंट का 9.39 का 60% कितना आ रहा है हमारा? 5.63। चलो सर, यहां तक किसी का कोई भी सवाल? पूरा सवाल मैंने बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा करके आपके सामने रख देता हूँ कि भाई इम्पेयरमेंट कैसे निकाली, एनसीआई कैसे निकाली, सीआरई कैसे निकाली, और हमने कहा ये हमने अब तक गुडविल और सोना कैसे निकाली। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है मेरा बच्चा तो मुझसे पूछ सकता है। स्लोली भी एक दफा घुमा लेता हूँ। सोना आ गई, गुडविल आ गई, ग्रुप रिजर्व में आ गया सीआरई की वर्किंग, और हमने कहा सर इम्पेयरमेंट भी आ गई, और एनसीआई भी आ गई। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है, पक्का बढ़ूँ आगे? चले सर आगे बढ़ते हैं। हाँ? हमने कहा, अब आते हैं, बिफोर एक्विजिशन ऑफ फर्दर शेयर दैट मेंशन इन पैरा 2 अबव एन इम्पेयरमेंट टेस्ट वाज कैरीड आउट ऑन 31 दिसंबर 15 फॉर द इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ना, बिफोर द फर्दर शेयर, वो यही बता रहा है कि भाई जब तुम एनसीआई का डिक्रीज कैलकुलेट करोगे ना, तो वो इम्पेयरमेंट के बाद वाली फिगर लोगे। सही है, क्योंकि इम्पेयरमेंट हुई है फर्दर एक्विजिशन से पहले। अगर वो ये लाइन नहीं भी लेता ना तो भी हम यही करते। क्या मतलब सर? वो ये कह रहा है भाई देखो, इम्पेयरमेंट के बाद जो एनसीआई है ना, इसकी मदद से तुम इस वर्किंग, जो नहीं हम वर्किंग करते थे कि डिक्रीज इन एनसीआई कितना हुआ, तो तुम उसके लिए ये इम्पेयरमेंट के बाद वाली फिगर लेना। अगर वो ये लाइन नहीं लिखता ना तो भी हम हमेशा यही करते हैं कि अगर हमें इम्पेयरमेंट दी हुई होती और ईयर एंड होता तो हम इम्पेयरमेंट की बाद वाली फिगर लेते एनसीआई को, वो उसके बाद हम आते। ठीक है, तो अब आ जाए। सब बच्चे इधर आ जाए, हमने कहा सब बच्चे इधर आ जाए। और हमने कहा सर हम आते हैं वर्किंग पे, आते हैं फर्दर एक्विजिशन वाली वर्क। डिक्रीज इन एनसीआई, हमने कहा सर एनसीआई थी 495.84, और वो थी 40%, हमने इसको कर दिया 20। तो 20% हमने ले लिया, 20 कितना हो गया? आधा हमने ले लिया। बताओ जी। 247, हाँ 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 हाँ, 0.92। ठीक है, और हमने कहा कैश पेड कितना है? 260, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? क्या कह रहा है भैया? भैया भैया भैया, फर्दर एक्विजिशन में, यस, कि हमने जो है कहाँ गया, फर्दर अक्वायर्ड, ये रहा 260। तो मुझे बताएं गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ ना सर। 12.08 का लॉस हो गया हमें। क्या एंट्री बनाऊंगा? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 260, एनसीआई डेबिट 247.92, और ओसीआई 12.08। ठीक है सर, ये एंट्री मैंने बना दी। अब इसका इम्पैक्ट एनसीआई में भी डालता। हमने कहा एनसीआई बाबू तुम कितने से कम हो? इसने कहा मैं खत्म हो गया 247.92 फर्दर एक्विजिशन की वजह से। तो हमने कहा एनसीआई बाबू बचे कितने के?
295.84 माइनस 247.92 कितना हुआ? 247.92 ही बचना चाहिए, है ना सर? ये हो गया एनसी। अब हम सर अब इधर आ जाएं, सब बचे ओसीआई में डाल देते हैं 12.08। हमने कहा फर्दर एक्विजिशन की वजह से 12.08 से ओसीआई हुआ। अब सब बच्चे इधर देख लें, सवाल के ऊपर आए। ये कह रहा है इन्वेस्टमेंट इसमें शामिल है ZFL की, टोटल 1420 ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पर एक वर्किंग करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक वर्किंग करने जा रहा हूँ, सब बच्चे इधर देख लेंगे। 1420 है ना सर? कि इन्वेस्टमेंट में से 10 5 प्लस क्या, मैंने कहा सर जो मेरी सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट थी ना, ये भी मैं क्रेडिट कर दूंगा 564.39 जब गुडविल की एंट्री बनाता हूँ, याद है? और मैंने कहा ये जो 260 वाली है इसकी भी मैंने एंट्री के थ्रू इस इन्वेस्टमेंट को भी मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो सर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें मेरा बच्चा, मैं यहाँ पर गया, मैंने कहा 564.39 और मैंने यहाँ से एक और चीज माइनस कर दी 260। ये मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट का की हिस्सा जो है वो भी क्लियर हो जाएगा कि मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट इसमें से निकाली। इसका मतलब है पेरेंट की कहीं और भी इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी के अलावा। ठीक है सर? तो ये मैंने यहाँ तक पूरा एक एनसीआई भी डाल देता हूँ। एनसीआर है 247.92। कितना आ गया भैया? एनसीआई 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 247.92। तो मेरा बच्चा यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल, एक दफा फिर क्विकली मैं तुम लोगों को स्लोली दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम में से अभी कोई भी कॉपी नहीं कर रहा। अगर कोई कॉपी कर भी रहा है तो मुझे बता भी दे, तो हम उसके लिए वेट भी कर सकते हैं। ये इम्पेयरमेंट का शेड नेगेटिव आएगा। सर कोई भी सवाल यहाँ तक या बढ़े आगे? अगर आगे बढ़े तो कहते सीसी, क्योंकि अब हम आएंगे IFRS 9 और उसकी उस पे IFRS 5 के एडजस्टमेंट में जिनका ताल्लुक CRE से होगा। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ IFRS 9 वाली एडजस्टमेंट पे। इसको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा इसमें हमारा वाटर मार्क आ गया जिसको मैंने हटाया नहीं है अभी। चल लॉन्ग, पहले मैं आपको थोड़ी देखा IFRS 9 है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए सर जब कोरोना आया, या कोरोना नहीं भी था, बाज मर्तबा ना एक कंपनी थोड़ा सा डिफिकल्टी में होती है अपना लोन पे करने में, या कभी कभी कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ होता है और सामने वाला डिफिकल्टी में होता है लोन पे करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, उसका लोन रिवाइज कर देती है। सही है? जब कंपनी उसका लोन रिवाइज करती है तो हो सकता है कि उसके अंदर टर्म्स चेंज कर दे। मॉडिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है IFRS 9 में, रेट कम कर दे, तो हमें कुछ भी नहीं करना होता। हमें जो लोन बुक्स में आ रहा है और जो नया लोन निकल रहा है उन दोनों को मैच कर लेना होता है। अगर हम लोन देने वाले हैं तो जो हमारे पास लोन पेबल आ रहा है और जो हमने नया लोन पेबल निकाला वर्किंग के थ्रू, वो अगर हमारा ज्यादा आ रहा है, सही है, तो हमने कहा हमारा फायदा हो गया। पहले हम उससे 20 मिलियन लेने थे, अब हमें 25 लेने, 5 मिलियन का गेन रिकॉर्ड कर लो। और अगर हमारा लोन कम हो गया, पहले हमारे पास 22 मिलियन का लोन रिसीवेबल आ रहा था और अब हमारे पास 20 मिलियन का लोन रिसीवेबल आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 मिलियन का नुकसान हो गया। और जो पेइंग पार्टी होती है उसके लिए कहानी उल्टी हो जाती है। अगर उसका पहले लोन पेबल 22 आ रहा था, अब हो गया उसका 20, तो उसका फायदा हो गया। सही है सर? और अगर पहले लोन पेबल 22 से 25 हो गया तो उसका नुकसान। इतनी सी चीज है कि अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर हमने सीईओ को लोन दिया है और वो लोन बुक्स में ऑलरेडी आ रहा है। कितने से आ रहा है अगर आप गौर से देखें, लोन रिसीवेबल आ रहा है 22 से।
ठीक है। तो हमने कहा सर लोन रिसीवेबल नामी चीज अगर 22 से आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म लोन रिप्रेजेंट्स अ 10-year 9% loan given to CEO. As per the terms of his employment, the loan receivable is recorded at amortized cost. The board of directors in their meeting held in December 15 has approved a restructuring of the loan. Accordingly, CEO is now required to pay rupees 8 million. ये 8 million है, 8 million per annum for 3 years. The first such payment to be made at the एंड ऑफ दिसंबर 2016। करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, सही है, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट, सही है, वो था तकरीबन रेट वर्क टू 8.7%। सही है सर, सही है। तो इसने कहा रेट वर्ड जो है करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट जो इसने कहा है हमें, मैं खैर खुद भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। सही है इन, सही है। तो हमने कहा वो 10 से हो गया, सही है ना, वो हो गया हमने कहा 8.7% हो गया। हाँ सॉरी, करंट मार्केट इंटरेस्ट रेट एंड ओरिजिनल रेट, सही है। तो हमने कहा वो जो है ना, वो हो गया 8.7%। ठीक है सर, तो अब आगे आ जाते हैं। अब हमने कहा सर इस ट्रांजैक्शन को, इस आखिरी पॉइंट को हम करते हैं, हम समझते हैं। तो हमने कहा भैया 8.7% आप समझे कि मार्केट रेट हो चुका है। अब आ जाते हैं सर 8.7, अब ये समझ लेंगे मार्केट रेट हो चुका है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ एज पर IFRS 9। तो IFRS 9 एडजस्टमेंट है ये, और ये एडजस्टमेंट है लोन मॉडिफिकेशन। हमने लोन दिया था, हमने कहा न्यू या रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लोन रिसीवेबल। अब याद रखें सर, जिन बच्चों ने IFRS 9 पढ़ लिया उनको तो आइडिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा ना उनके लिए ये है। तो हमने कहा कैरिंग अमाउंट इन दी बुक्स कितने, कैरिंग अमाउंट तो 22। हमने कहा नए लोन की वैल्यू क्या है उसको हम निकाल देते हैं, बहुत सिंपल है। आपने कहा 8 मिलियन वाली इंस्टॉलमेंट है, 1 - 1 प्लस 8.7%। प्रेजेंट वैल्यू लोन की हमने कहा होती क्या है कि सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, हमने कहा फ्यूचर कैश फ्लोज किसी भी जो है लोन की प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है कि पावर, क्योंकि अब 3 साल है, 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी है 16 से, तो 16, 17, 18 डिवाइडेड बाई 8.7%। तो अगर इसका आपने आंसर निकाला हुआ है नवल, तो मुझे बताएं कितना आ रहा है, रिवाइज टर्म क्या है। 20.36 कर ले। अब सर आप मुझे बताएं, बुक्स में मेरी 22 का लोन आ रहा है और मैंने कहा कि वो हो गया है 20.36। तो मेरा बच्चा मुझे बताएं, क्या बताएंगे आप लोग, सर आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कितनी वैल्यू हो गई सर इसकी। 1.64 तो मुझे लॉस आ गया, क्या एंट्री मैं इसकी बनाऊंगा 1.64 की। पेरेंट को लॉस आ रहा है, पेरेंट ने कहा CRE डेबिट, ओ सॉरी, हाँ CRE डेबिट, लोन रिसीवेबल क्रेडिट 1.64। सही है सर, तो मैं सर इसको भी पोस्ट कर देता हूँ। मैंने कहा भैया CRE, हमने कहा लोन मॉडिफिकेशन की वजह से 1.64 से CRE डेबिट हो गई। और हमने कहा सर ये 1.64 हम क्या करेंगे, यहाँ से कर देंगे माइनस 1 सॉरी यहाँ से क्यों करेंगे, यहाँ से 1.64। तो ये हो जाएगा 20.36। एक एक करके सर हमारी फिगर्स जो है ना वो फाइनल होती जा रही है। अब आगे आते हैं सर, ये एडजस्टमेंट क्लियर हो गई सबको, तो बढ़ूँ आगे।
अब आते हैं सर IFRS 5 भी बहुत सारे बच्चे कवर कर चुके हैं ना। IFRS 5 क्या कहता है भैया, जब किसी एसेट को तुमने बेचने का इरादा कर लिया है, बेचने का उसको सोच लिया है, तो तुम उसको नॉर्मल उससे निकाल करके तुम उसको लेकर आ जाओ किस पे, तुम उसको लेकर के आ जाओ डिस्पोजल ग्रुप। तो उसकी अलग से तुम एक बैलेंस शीट के अंदर लाइन आइटम डाल दो डिस्पोजल ग्रुप का। तो हमने कहा बढ़िया हो गया, डाल देते हैं, कोई मसला कोई परेशानी है ही नहीं। अब आ जाए क्या कह रहा है। टीएचएल इंटेंड्स, टीएचएल इंटेंड करता है, क्या इंटेंड करता है, to dispose of one of its business segments, all criteria for classification of business segment as held for sale were met at year end, on which date the carrying amount of the assets कितनी है भैया, हेल्ड फॉर सेल के जो उसके कैरिंग अमाउंट उसने हमें बता दिया। एंड लाइबिलिटीज ऑफ द सेगमेंट वर, पीपी हो गए 60, करंट एसेट्स हो गए 25 और करंट लाइबिलिटीज हो गई 10 की। अब याद रखें सर IFRS 5 कहता है कि जिसको तुमने बेचने का इरादा कर लिया उसकी नेट फिगर लो, और उसको नेट फिगर को या तो तुम शो कर दो विद करंट एसेट्स, या सॉरी उसको तुम विद ही मतलब जो है करंट एसेट्स में ही शो कर दो, मतलब डिस्पोजल करो, क्योंकि जो डिस्पोजल अलग से करंट एसेट्स के साथ कि या करंट एसेट्स से हट कर शो करो, लेकिन जो मेन की सब क्लासिफिकेशन होगी वो होगी करंट एसेट्स की। और उसने कहा वो तुम क्यों करोगे, वो इसलिए करोगे क्योंकि तुमने इसको बेचने का, इट इज एस्टिमेटेड दैट द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ द बिजनेस सेगमेंट इज 55। अब यहाँ पर ये इंपेयरमेंट भी करा रहा है। नो एडजस्टमेंट्स हैव बीन मेड इन दी एफएस इन दिस रिगार्ड। इसने कहा आ जाओ सर, अब इसको जरा समझते हैं। इनको हमने बेचने का इरादा कर लिया, तो हमने कहा अब याद रखो IFRS 5 कहता है जब किसी एसेट को बेचने का इरादा कर लो, तो मतलब उसे बेच के ही कमाओगे, तो उसके अंदर आपने कहा IFRS 5 की अगर मैं एडजस्टमेंट करूं, उसने कहा नो नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट लाइबिलिटी। अब हम इसकी एंट्री बनाएंगे, इसके एसेट्स को करेंगे क्रेडिट, हम एंट्री बनाएंगे डिस्पोजल ग्रुप डेबिट, पीपी क्रेडिट, और करंट एसेट्स क्रेडिट। भैया कितने से पीपी होगा, 60, करंट एसेट्स कितने से होंगे 25, तो 60 25 ये हो गया 85, सही है। इसकी लाइबिलिटीज को भी हम डिस्पोजल ग्रुप से ऑफसेट कर देंगे। हमने कहा ये सारे एसेट लाइबिलिटीज मिल करके आ जाएंगे डिस्पोजल ग्रुप के अंदर, तो हम एंट्री बनाएंगे करंट लाइबिलिटीज डेबिट, और इसकी डिस्पोजल ग्रुप को हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब इसकी सारे एसेट लाइबिलिटी को डाल दो इसमें 10 से। चले सर आगे बढ़ते हैं। सब बच्चे इधर देख ले, सब बच्चे प्यारे और अच्छे। हमने कहा ये हमारे पास 85 के एसेट्स आए, 10 की लाइबिलिटी माइनस हो गई, करंट लाइबिलिटी में से भी हमने कहा हमने 10 को निकाला, करंट एसेट से हमने निकाला 25 को, और हमने कहा पीपी में से भी हमने 60 को निकाल दिया। क्या आप सब मेरे साथ यहाँ तक क्लियर है क्या सर? हमने जब ये जो दो एंट्रीज बनाई ना, इसकी बेसिस पर हमने ये काम कर लिया, इनकी बेसिस पर। यहाँ तक आप हमारे साथ क्लियर है? चले सर। अब हमने कहा सर डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कितनी है इन बुक्स, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप इन बुक्स 85 माइनस 10 75। अब इसने हमें ये भी बता दिया कि इसका रिकवरेबल अमाउंट या फेयर वैल्यू कितनी हो गई 55। तो जो आपका जो डिस्पोजल ग्रुप है ये 75 का आपके पास आ रहा है IFRS 5 के हिसाब से, और इसने कहा कि इसकी जो है रिकवरेबल अमाउंट, वैसे तो इसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने IFRS 5 नहीं किया उनके लिए हमने वर्ड यूज करेगा 55 है। तो जब हमारी बुक्स में 75 का बिकेगा 55 में ही, हमें इसको बेचने का इरादा है, तो हमने कहा ये 20 की इम्पेयरमेंट भी आ गई, और इस इम्पेयरमेंट की एंट्री बनाऊंगा CRE डेबिट डिस्पोजल ग्रुप क्रेडिट 20 से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस एंट्री की वजह से होगा क्या, हमने कहा कि सर CRE के अंदर मैं जाऊंगा, डिस्पोजल ग्रुप इम्पेयरमेंट डालूंगा 20,
सही है सर। यहाँ से भी 20 माइनस कर दूंगा। अब मैंने कहा सर मैं इसको टोटल करता हूँ अपनी सीआरई को और अदर लेजर को, जरा सब बच्चे इसको टोटल करें। कितना आ रहा है भाई? सर देख रहे हैं एक सवाल कितना बड़ा जा रहा है। नवल कह रही है 108 1121। बेटा क्योंकि डिस्पोजल ग्रुप पूरा पेरेंट का है। 1121.526 नवल कह रही है। नवल आई डाउट 1121.5, पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप देखें तो 66 का तो माइनस हो रहा है और 88.8 की फिगर है। या शर्जील की फिगर जरा सही लग रही है तो जो है फिर से एक दफा चेक करें। शर्जील कह रहा है सर ये आ रहे 1081, इसको हमने कहा फाइनल हो गई 156.52, ये तो डाल देते हैं। सीआरई को रिकैलकुलेट करें। 1081.53। तो हमने कहा सर ये हो गई आपकी सीआरई 1081.53। सही से लिख देते हैं। 1081.53। अदर रिजर्व हो गए 156.52। शेयर कैपिटल पेरेंट का ही लेंगे खाली। कितना हो गया भाई? 600। सॉरी 1120। हमने कहा 1120। नॉन करंट लायबिलिटी और से सर बाकी चीजों का अगर आप वो शुरू करें टोटल करना, तो आई होप हम अब टाई हो जाएंगे। पीपी का टोटल करें कितना आ रहा है पीपी, बताते जाए मुझे एक एक करके। मैं भी करता हूँ। सही है 1126। इन्वेस्टमेंट्स का करें 1420 माइनस 564 माइनस 260 प्लस 10 प्लस 15। 610.61। गुडविल आ गई है। करंट एसेट्स का करें। लॉन्ग टर्म लोन भी आ गया। करंट एसेट्स का करें 3753। डिस्पोजल ग्रुप का करें। गंदा कितनी गंदगी मचाई है मैंने, मैं कैसे? ये जैब ने मुझे पेपर में नंबर दिए होंगे। खैर है, आज तो कर दिया उसने। 55। टोटल करें कितना आ रहा है? 5580.97। नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल करें 562 हमने कहा 12 एक
नॉन करंट लायबिलिटी का 511 बन रहा है या 501? नॉन करंट लायबिलिटी बताए मेरा बच्चा। 511। और करंट लायबिलिटी बताए कितने आ गई? 1514 प्लस 954। 2464। चलें जी, अब मुझे बताएं टोटल कितना आ गया। डोंट सेमी के सर गलत आया है। आ गया, टाई हो गया। ओ, पॉइंट्स के साथ टाई हो रहा है, वेरी गुड। तो सर आप देख रहे हैं हम तकरीबन तकरीबन कोई हमें 1 घंटा 20-25 मिनट लगे क्लास के अंदर इस सवाल को करने में। तो पेपर में जब बच्चा कंसोलिडेशन पहले उठाता है, फिर बेचारा करता ही रहता है कंसोलिडेशन, और वो खत्म नहीं होता। सही है सर। तो हमने कहा कि सर इस क्लास को हम जो है सेव करता हूँ, इस सवाल जब तक आप इसके लर्निंग आउटकम लिखते जाएं। इसके लर्निंग आउटकम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके मतलब आप लर्निंग आउटकम लिखते जाए मेरा बच्चा। लर्निंग आउटकम एक तो आप लिख चुके हैं, दूसरा लिखें IFRS 5 and IFRS 9 adjustment with consolidation. IFRS 5 and IFRS 9 adjustment with consolidation. लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखें फर्दर एक्विजिशन विदाउट चेंज ऑफ स्टेटस एग्जाम्पल। ठीक है, समझा दूंगा बेटा। फर्दर एक्विजिशन विदाउट establishment of control। और यह विदाउट चेंज ऑफ स्टेटस, फर्दर एक्विजिशन विदाउट चेंज ऑफ स्टेटस जो है सब्सिडी टू सब्सिडी। नहीं देखने दे रहे। अल्लाह अकबर। चलिए सर, मैं इसको सेव करके आप लोगों को भेजता हूँ। थोड़ा सा मेरा टैबलेट जो है ना
ये भी पागल हो गया, इसने भी कहा कि भाई मुझे रेस्ट दो, तो हम इसको रेस्ट दे देते हैं। ठीक है सर, तो मैं सेव करके आपको ये भी भेजता हूँ इसके रिकॉर्डिंग। सर सर स्टोरी टाइम पे आते हैं। सर आज की क्लास के मैं स्टोरी टाइम पे आऊंगा, और आज की क्लास का एक स्टोरी टाइम होगा, वो ये होगा कि बहुत सारे बच्चों को, आप लोगों को लालच दी जाती है कि कोई ट्रेनिंग करे। मुझसे आज एक बच्चे ने कहा कि सर मैं सैप की ट्रेनिंग कर लूँ। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सर वो बड़ी हेल्प मिलती है और कैरियर में। मैंने कहा भाई ये सब एक लॉलीपॉप होते हैं कि तुम्हें कहा जाता है कि तुम ये ट्रेनिंग कर लो, तुम वो ट्रेनिंग कर लो। अच्छा आप देखो, वैसे तो ज्यादातर जो होता है ना कि फ्रीलांसिंग की, इसकी उसकी ट्रेनिंग, ये फलाना बंदा है वो बंदा है। हमने कहा सर ये सारी ट्रेनिंग जो है ना, ये ऑलरेडी आप ये समझे कि यूट्यूब पे पड़ी हुई है। हाँ, सैप एक ऐसी चीज है जिसकी ट्रेनिंग जो है ना यूट्यूब पे पड़ी हुई नहीं है। तो सर फिर उसकी ट्रेनिंग क्या हम करें बाहर से? नहीं सर, नहीं करें। क्यों नहीं करें? वजह ये कि सर देखें, अगर अभी आपने ट्रेनिंग कर भी ली ना, तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आप भूल जाएंगे। सही है सर? तो जो हमने कहा कि जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आप भूल जाएंगे, तो फायदा नहीं ना सर उसकी ट्रेनिंग करने का। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए आइडियल टाइम, बेस्ट टाइम होता है जब आपको कोई ऐसी जॉब लग जाए, या कहीं जॉब कर लें वहाँ पर शेफ, और अब आप चाहते हो कि आप मजीद आगे बढ़े, आप वहाँ पर आपको मौका मिले, तब आप शेफ की ट्रेनिंग करें कोई ऐसी। सही है, कंपनी आपको कराए। अभी आपको कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, हमेशा ट्रेनिंग वो करें जिसको आपकी प्रैक्टिस में आता चले। सही है सर? उस ट्रेनिंग पे जाएं। उसके अलावा जो भी ट्रेनिंग करने जाए ना, तो पहले ये देख लें कि वो फ्री में कहाँ अवेलेबल है। आजकल यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। सही है सर? यूट्यूब पे आजकल सब अवेलेबल है, उसको देखें। एक बड़ा ही मंजन लॉलीपॉप हो रहा है कि आवाम को नियत हो गई है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है, तो बोला इसको इसको लगा दो पैसा कमाने पे। अच्छा भाई अब कैसे लगाएं? तो उसके लिए इसको लगा देते हैं ट्रेनिंग व्रेनिंग इन सब के चोचलों में। खुदारा जो है अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, अपने पैसे ज़ाया होने से बचाएं। सही है? और जो है ट्रेनिंग्स करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो हम इंशाल्लाह करेंगे जब हम मतलब किसी पोस्ट पे हो। अभी सिर्फ फोकस हो आपका, देखें सर, पास होने पे। जो टाइम पे क्वालिफाई हो जाता है ना, उसको जिंदगी में फिर आगे जाके बड़ा सुकून हो जाता है, उसको पेपर देने की झंझट नहीं होती। सारा फोकस रखें पास होने पे, इधर उधर ट्रेनिंग, छोटे मोटे पैसे कमाना नहीं। अगर कुछ अभी एक्स्ट्रा अर्निंग करनी भी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ट्यूशन पढ़ाओ, होम ट्यूशंस पढ़ाओ। उससे जो है ना, जो भी तुम्हें बनते हैं 10, 15, 12 हज़ार रुपये सर, 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये, जो भी बनते हैं। मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने माशाल्लाह होम ट्यूशन में विद इन आर्टिकल्स 50-50, 70-70 हज़ार भी कमाए। और सही है सर, मैंने खुद अपनी आर्टिकल्स को जो सपोर्ट किया था, फैमिली के हालात ऐसे नहीं थे, तो मुझे याद है कि मुझे फर्म से मिलते थे 6,500 रुपये स्टाइपेंड, कन्वेंस वन्वेंस जो बना के मिलता था उस टाइम पे। 2,500-3,000 4,000 रुपये होते थे, तो 10,000 रुपये मेरे वो बनते थे। और मैं होम ट्यूशन एक पढ़ाता था, उससे मैं एसीसी वाले बच्चे को, उसको उससे मैं लेता था 12,000 रुपये। ये मैं आपको बता रहा हूँ बैक इन 2011-12 ना, 10-11 साल पहले। तो सर यकीन माने, तो इस तरीके से। और एक छोटा ऑम्बिशन और पढ़ाता था कि फर्ग्यूसन में था, और चुंदरीगढ़ रोड से जिन बच्चों ने आर्ट्स काउंसिल देखा हो, तो आर्ट्स काउंसिल पे मैं एक ट्यूशन पकड़ा हुआ था। वही बात के दोपहर का टाइम था, एक तो मैं बारादर वाला अलग पढ़ा रहा था, उस पर तो मैं फर्म के बाद या वो इसी से वाला था, तो मैनेज करता था छुट्टी वुट्टी उसमें जाऊँ। बाकी जो है ना, मैं फिर क्या करता था, बाकी होम ट्यूशन वो, हाँ, फर्म में लंच, लंच टाइम में सर मैं लंच नहीं करता था। वरना उस टाइम में मेरे पास बाइक थी, मैं फर्म के से जो है बस पकड़ता, आर्ट्स काउंसिल पे आता। 1 बजे का वो था, तो 1:15 बजे मैं पहुंचता। 1:15 बजे से मैं ट्यूशन पढ़ाता, और आप समझें कि वापस मैं उसको 1 घंटा 2:15 बजे पढ़ा करके 2:30 बजे फर्म पहुंच जाता। तो ये भी एक जिंदगी थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उस टाइम पे भी जो है बहुत सोच अच्छा रखा, माशाल्लाह अभी भी अच्छा रखा है। बट ये सब चीज़ें थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे 3,000 रुपये बहुत मैटर करते थे मेरे लिए। बट वही बात, तो जो है आप भी ट्यूशन पढ़ाएं, कोई ऐसा टाइम मिले निकालें, अपने आप को जो है ये करें कि भाई जो है ना, मतलब आप सोचें एक बंदा, मेरे मैं था, 10,000 रुपये मुझे उस टाइम पे आर्टिकलशिप से बनते थे, और मैं होम ट्यूशन कमा के 15,000 कमा रहा। तो उस टाइम पे मैं 2012-13 में 25,000 रुपये, 11-12 में 25,000 रुपये कमा रहा था। सही है? और मतलब फर्म के साथ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है कि एक घर के लिए भी सपोर्ट हो गई थी, और घर पे देना उस टाइम पे जरूरी भी था। तो भाई ये थीम था, तो आप भी इसी की तरफ जाइए। जो बाकी चोंचले हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, ये सब करो, तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत टाइम होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रख। अगली क्लास, अगली क्लास, अगली क्लास सैटरडे लूंगा। कल और परसों क्लास अब नहीं होगी, सैटरडे होगी। टाइम बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली सुबह 12 से 1:30 के दरमियान क्लास होगी। ठीक है सर? बता दूंगा कि एनएस नॉन कैंपस होगी या टेबलेट पे होगी। ठीक है सर? तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। चलो मैं बताता हूँ चैट को, या तो मैच से पहले रख लेंगे या तो मैच के बाद। ऐसे भी यार हम सेकंड राउंड में पहुंच गए, तो क्या मैच की इतनी टेंशन है ना, आज जीत के सेकंड राउंड में पहुंच गए, अब अगले राउंड का मैच इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफिज।